हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 का पहला लेक्चर। चैप्टर नंबर 4 का नाम है बेटा डिटर्मिनेंट्स। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने देखे थे वो थे चैप्टर नंबर 3 के मैट्रिक्स के, और हमने उसके अंदर मैट्रिक्स अपना फिनिश कर लिया था सारा का सारा। अच्छा, डिटर्मिनेंट जो है वो कोई नया टॉपिक नहीं है आप लोगों के लिए। मैट्रिक्स को ही अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी आपके एनसीईआरटी में भले ही ये अलग अलग चैप्टर के फॉर्म में है, चैप्टर 3 चैप्टर 4, बट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है ये जानने के लिए आपको मैट्रिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। आप जानते हो मैट्रिक्स कई तरह की थी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी थी, स्क्वायर मैट्रिक्स भी थी। तो अब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट में जिस मैट्रिक्स की बात करेंगे वो हम बात करेंगे हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले मैं इसको एक डिफाइन कर दूँ कि व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट। देखिए स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसे डिटर्मिनेंट को स्टूडेंट्स में डिफाइन करूं तो मैं इसको बोल सकता हूं ए सिंप्लीफाइड वैल्यू। और स्टूडेंट्स ये जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है ये रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अब रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये आप लोग जानते हैं, 11th क्लास में आपने सीख चुके हैं। ये ए सिंप्लीफाइड वैल्यू विच मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स of a square matrix is called determinant। तो डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया बेटा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये पॉइंट कि मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब जितने रो हो उतने ही उसमें कॉलम होने चाहिए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की सिंप्लीफाइड वैल्यू, वो चाहे रियल वैल्यू आए वो चाहे कॉम्प्लेक्स वैल्यू आए, इसको हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब जी ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है और अच्छा बेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसे देखिए। डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के सपोज दैट मेरे पास लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, मान के चलिए कि ए कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो बेटा डिटरमिनेंट को शो करने के लिए तरीके क्या है, इसका जो नोटेशन जो प्रेजेंटेशन है, या तो आप मॉडुलस ए, ये जो साइन और मॉडुलस का होता है आप, बट हम यहाँ पे से रीड करें डिटरमिनेंट ए, या आप इसे लिखिए डी ई टी और आगे ए, इसका मतलब डिटरमिनेंट ए। या आप इसको लिख दीजिए डेल्टा, ये भी डिटर्मिनेंट, या आप डेल्टा का नया सिंबल इस तरह से जो आप जानते ही हैं आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट को इन सभी तरीके से शो किया जा सकता है। और ए का मतलब क्या हो गया, ए कोई एक मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स मतलब बेटा यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये वो हमने ऊपर लिख ही दिया कि जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, वो हमेशा स्क्वायर रहनी चाहिए। ये बात आप लोग जानते हैं। अब स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बेसिकली फ़र्क क्या है। देखिए ज़रा सुनिए, मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ चीज़ें बस समझा रहा हूँ ढंग से। देखिए सपोज दैट मेरे पास ये मैट्रिक्स है और ये हो गया डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो फर्क आता है, जो बेस लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं नोटेशन को। नोटेशन आप लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम लिखते हैं तो हम इस तरह के सिंबल से यूज़ करते थे। ये नोटेशन था बेटा मैट्रिक्स का। और यहाँ होता है स्टूडेंट्स ए आई जे, ये एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, और ये होता है मैट्रिक्स एम बाई एन। ठीक है, जबकि डिटरमिनेंट में जो नोटेशन है बेटा वो मॉडुलस की तरह होता है, जैसे मॉडुलस का सिंबल होता है ये। तो सबसे पहला तो फर्क जो हो गया वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में ही हो गया कि मैट्रिक्स का नोटेशन अलग है और डिटरमिनेंट का नोटेशन अलग है। कभी भी आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, अगर आपको उसको एक्सपेंड करना है तो वो कभी भी इस नोटेशन के अंदर एक्सपेंड नहीं होगा। पहले आपको नोटेशन को चेंज करना पड़ेगा, उसे डिटरमिनेंट में लेके आना पड़ेगा, फिर आप उसको एक्सपेंड करेंगे। और ये भी स्टूडेंट एम बाई एन। सेकेंड स्टूडेंट्स ऑर्डर। ऑर्डर के लिए मैंने बताया मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर किसी भी। तो यहाँ पर जो एम की वैल्यू है वो एन से ग्रेटर भी हो सकती है, एम की वैल्यू एन के इक्वल भी हो सकती है, और एम की वैल्यू एन से लेस भी हो सकती है। कुछ भी पॉसिबल है बेटा ऑर्डर के अंदर मैट्रिक्स के लिए, बट ऐसा डिटरमिनेंट में नहीं है। डिटरमिनेंट के लिए एम ऑलवेज इक्वल टू एन, क्योंकि डिटरमिनेंट किसका हो सकता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हो सकता है। तीसरी बात स्टूडेंट्स, जो इसके फाइनल रिजल्ट आते हैं। अब रिजल्ट का मतलब ये हो गया जब हम मैट्रिक्स को ऑपरेट करते हैं
तो मैट्रिक्स को जब हम ऑपरेट करते हैं तो इसका मतलब चाहे हम मैट्रिक्स को ऐड करें, एडिशन लगाएं या सब्ट्रैक्शन लगाएं मैट्रिसेस में, या उसका मल्टीप्लिकेशन लगाएं, ट्रांसपोज लगाएं हैं, इन्वर्स निकालें, कुछ भी निकालें हम मैट्रिक्स में, तो वो हमेशा मैट्रिक्स की फॉर्म आती है, यानी जो रिजल्ट आता है वो आता है इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जबकि डिटरमिनेंट में जो रिजल्ट आता है वो कौन सा आता है, वो हमने ऊपर लिख दिया सिंप्लीफाइड वैल्यू, रियल और कॉम्प्लेक्स। इसमें जो आती है वो आती है इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू। सिंप्लीफाइड वैल्यू वो कैसी हो सकती है, आइदर इट इज ए रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स से डिफरेंट बनाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब बात आती है कि सर जी ये तो हमें समझ में आ गया कि जी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या फ़र्क है। अब बात हम करते हैं कि आखिरकार किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अब देखिए, इसके लिए मैं आपके सामने जो स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, सबसे पहले मैं 2x2 के मैट्रिक्स से स्टार्ट करता हूँ। मान के चलते हैं लेट ए बी अ 2x2 मैट्रिक्स, जो हो गया स्टूडेंट्स A11, A12, A21 एंड A22। इट इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स। अब आपको इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि स्क्वायर है। तो बेटा डिटरमिनेंट में करता क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। आपको क्या करना है, आपको 10th क्लास याद होगी। 10th क्लास के अंदर जब हम इक्वेशन सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन सिस्टम को, तो उसमें एक मेथड ये भी था कि CM मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें करना क्या है, आपको A11 को A22 में मल्टीप्लाई कर देंगे, A21 को A12 में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको माइनस कर देंगे। इस तरह से आपको मिल जाएगा डिटरमिनेंट, जो भी रिजल्ट आएगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप इसको मॉडल्स लेके कंफ्यूज मत होना कि सर जी ये मॉडल्स है तो पॉजिटिव भी आएगा, नहीं, ये डिटरमिनेंट है। आइए देखते हैं, एक दो क्वेश्चन इसके देखते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल है हमारे पास। सपोज दैट आपसे बोला सिंप्लीफाई करिए 3, 4, 9 एंड 2। अब देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले आप इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये ऑलरेडी डिटरमिनेंट है, तो हम सीधा सीधा इसे अब नोटेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स नहीं फॉर्म बनाया है, मैंने यहाँ पर सीधा डिटरमिनेंट बनाया है। 3 2 ज़ा 6, 9 4 ज़ा 36, फिर माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, आ गया माइनस का 30। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है किसी को, और आएगी भी नहीं कोई प्रॉब्लम। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, यही ले लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इस बार है मेरे पास ए को डिटरमिनेंट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब जी इसको हमें एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने का टेक्निक हमने बताई रखी है आपको। पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई साइन को साइन में करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप इसको यहाँ भी करेंगे तो बेटा ये प्लस का माइनस का, तो ये आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये तो अभी केवल मल्टीप्लिकेशन कराया हमने, फिर इसको क्या करते हैं, माइनस भी करते हैं। अब इस वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू हम माइनस करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, तो स्टूडेंट ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई 1। ये तो आइडेंटिटी है, जानते हैं हम लोग, सिंपल स्टूडेंट। तो चलिए ये तो था 2x2 के कुछ क्वेश्चन। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। अब देखिए एक एग्जांपल और है हमारे पास, और आपसे कहा गया है ए मैट्रिक्स A 3 1 -4 and 2, then you have to find number 1 determinant A, number 2 twice of A, then इसका भी डिटरमिनेंट, नंबर 3 ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट A। तो स्टूडेंट्स ये तीन चीज़ आपको फाइंड करनी है। पहला तो जो मैट्रिक्स है आपको उसी का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, सेकंड केस में मैट्रिक्स का ट्वाइस करके उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तीसरे केस में जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आया है उसको ट्वाइस करना है। चलिए चेक करते हैं कैसे होगा। देखिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है बेटा डिटरमिनेंट A, तो नोटेशन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अभी नोटेशन किसका ही है, मैट्रिक्स का, तो हमने नोटेशन चेंज किया सबसे पहले तो, और सॉल्व करना हमें मालूम है 3 2 ज़ा 6 देन -4, और फिर बेटा ये तो केवल मल्टीप्लाई है 6 और -4, फिर बीच में ही माइनस आएगा, तो बेटा प्लस और 10 आ गया। क्लियर है। सेकंड केस में कहा गया है
इस बार आपको ट्वाइस ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो बेटा ट्वाइस ऑफ ए का डिटरमिनेंट का मतलब ये नहीं कि आपने इसी का ट्वाइस कर दिया, इसका मतलब है पहले आपको मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स से पहले आपको 2A मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स निकालूंगा तो मैं ट्वाइस करूँगा मैट्रिक्स के अंदर। तो जरा मैट्रिक्स थी हमारी 3 1 -4 2, करिए मल्टीप्लाई 6 -8 2 और 4। तो अब आपको क्योंकि ये 2A मैट्रिक्स आ गई, ये जो मैट्रिक्स है वो ट्वाइस ऑफ ए है, अब आपको इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो आइए 6 -8 2 और 4, 6 4 जा 24 और बेटा -16 लेके अब बीच में प्लस हो गया। समझ आ गया क्यों कर दिया प्लस हमने? 6 4 जा 24, 8 2 16 -16, बट बीच में माइनस होता है इससे प्लस कर दिया, ये बेटा 40 आ गया। ये कितना आ गया? 40। थर्ड केस में स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ए। अब देखिए ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ए हम फाइंड कर चुके, डिटरमिनेंट कितना है 10, जो कि 20। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में कहा गया कि ना सिंप्लीफाई करना है आपको 3 माइनस आयोटा 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा एंड 3 + आयोटा। अब स्टूडेंट सॉरी ये डिटरमिनेंट है बेटा। अब बेटा आयोटा आप जानते हो, आयोटा के बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में डीपली जानकारी ले रखी है आयोटा में। तो आयोटा के बारे में हमें मालूम है कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट वो -1 होता है, इमेजिनरी पार्ट है ये। तो अब देखिए जरा अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट 3 माइनस आयोटा को आपको 3 + आयोटा में मल्टीप्लाई करना है, देन 2 - 3 आयोटा को 2 + 3 आयोटा में मल्टीप्लाई करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है उसको। अब यहाँ पर देखिए a - b a + b। अब बेटा a - b a + b हो गया a² - b², देन माइनस। अब बेटा ये भी a - b a + b है, तो ये भी a² - b²। अब और देखिए ये आएगा बेटा 9 -1। अब क्योंकि देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर -1, तो 9 माइनस और आयोटा स्क्वायर -1, अगेन माइनस, 2 2 = 4 माइनस, देखिए 3 3 = 9 और आयोटा स्क्वायर -1। क्लियर है ये? और अब स्टूडेंट ये बनेगा मेरे पास 9 1 10, तो स्टूडेंट ये आ गया, और माइनस और बेटा प्लस का 9 +9 और 4 13, तो स्टूडेंट से आ गया -3। क्लियर है बात? ठीक है स्टूडेंट्स, ये +9 हो गया, 9 और 4 13, और 10 नहीं आता, 10 - 13 -3। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने यहाँ पर केवल 2/2 की डिटरमिनेंट देखा कैसे सॉल्व करना, और बहुत ईजी है, बहुत आराम से आप इसको कर भी सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि 3/3 के डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए बेटा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक टेक्निक है उसमें, थोड़ा पेज चेंज कर रहे हैं। आप लोग को काम जो नोट करना है वो उस वीडियो को पॉज करके आप काम नोट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 3/3 डिटरमिनेंट में। अब एक डेल्टा है हमारे पास, वो स्टूडेंट्स a11 a12 a13 a21 a22 a23 31 32 एंड 33। अब स्टूडेंट यहाँ पर अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, 2/2 को तो सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल सा था, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, माइनस कर देना है। 3/3 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस डिटरमिनेंट को स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट समझते हैं? स्प्लिट मतलब आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, किसमें? 2/2 में। जब आप 3/3 को 2/2 में ब्रेक कर देंगे फिर 2/2, तो आप जानते हैं कैसे सॉल्व करना है। बट सर जी ये ब्रेकिंग प्रोसेस क्या है, ये जो स्प्लिटिंग प्रोसेस है डिटरमिनेंट का वो कैसे करते हैं? इसको करने के लिए बेटा आप इसे बोलते हैं एक्सपेंड करना, जिसको हम स्प्लिट बोल रहे हैं ना। स्प्लिट को अगर आप मैथमेटिकली बात करेंगे तो इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना। और इस एक्सपेंशन के लिए आप किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए 3/3 के या 4/4 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए यू कैन टेक एनी रो और एनी कॉलम वट एवर यू वांट। आप किसी भी रो को ले सकते हैं, आप किसी भी कॉलम को ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। देखिए, बट उसके लिए आपको एक नोट ये याद रखना पड़ेगा कि ऐसे सभी एलिमेंट जहां पर i प्लस जे का सम ऑड है, सुनते रहे ना, i प्लस जे। अब i प्लस जे का मतलब क्या है? जैसे देखिए स्टूडेंट्स, 1 और 1, ये i जे है, 1 और 1 2 हो गया, 2 यानी इवन हो गया, 1 और 2 ऑड। तो बेटा ये एक तो ये कैटेगरी ऑड की आ गई, 1 और 3 4, 2 और 1 3, ये ऑड की कैटेगरी आ गई, 2 और 2 4, 2 और 3 5, ये ऑड की कैटेगरी आ गई, 5 3 1 4, 3 2 5, ये ऑड की कैटेगरी आ गई। तो मैं फिर सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे सभी एलिमेंट्स जहाँ पे आई और जे का सम ऑड है, वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको बेटा करना है साइन चेंज। ढंग से समझिएगा। लेकिन अगर ये इवन है तो ये इवन के लिए कोई कंडीशन नहीं है, इवन के लिए सेम रहेगा, बिल्कुल नो चेंज, यानी सेम साइन रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अब आइए, जैसे मैंने बताया था कि यू कैन टेक एनी रो और एनी कॉलम फॉर एक्सपेंशन ऑफ एनी डिटरमिनेंट, कि किसी भी रो किसी भी कॉलम को हम ले सकते हैं। सपोज दैट कि मैं R1 को कंसिडर करता हूँ। सपोज दैट पहला केस है, देखिए केस 1। सपोज दैट ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब बेटा R1 से हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो अब आपको दिखना पड़ेगा R1 में क्या क्या एलिमेंट है मेरे पास। गौर से देखिए स्टूडेंट, ये पूरा R1 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट। तो R11 में मेरे पास क्या दिखा, मुझे दिखा A11, मुझे दिखा बेटा A12, मुझे दिखा बेटा A13। ये सब किस में दिखे? मुझे R1 में। किस में दिखे? R1 में। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है I और J का टोटल। I और J का टोटल अगर ऑड है तो साइन चेंज करने हैं। अब 1 और 1 तो 2, ये तो इवन है, कुछ नहीं करना है इसमें। 1 और 2 3, ये इस बेटा साइन चेंज करना है इसका, इसमें कुछ नहीं करना। इसका मतलब ये पॉजिटिव रहना है, ये पॉजिटिव रहना है, ये नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 का सम 3 है, और जो कि कैसा है, ऑड। और ऑड में क्या करना है, साइन चेंज करना है। अब चीज़ के बाद क्या करना है, ये तो बात समझ में आ गई हमें। अब इसके बाद करना यह है कि जो A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐसे ही छोड़ देंगे हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। तो यानी इसके साथ अटैच, आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसा मन करे आप वैसे समझ लो, या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दें और बाकी को सॉल्व कर लें, या आप ऐसा समझ लीजिए कि A11 के साथ अटैच रो छोड़ दीजिए और इसका अटैच कॉलम छोड़ दीजिए। मतलब आप इससे कुछ नहीं कहेंगे, इससे कुछ नहीं कहेंगे, और जो रह गया उसको आप सॉल्व कर देंगे। रह क्या गया बेटा, A22, A32, A23 और A33, बस ये 2/2 में आ गया। क्लियर होगी बात। अब बेटा अब बात है A12 की। अब A12 का मतलब क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, मींस आप इस एलिमेंट के साथ अटैच रो खत्म कर देंगे, कॉलम खत्म कर देंगे। मतलब आपको ये नहीं लेना, आपको ये नहीं लेना, तो लेना क्या है, जो बच गया, बचा क्या है, 2 1 3 1, A21 A31 और 2 3, क्योंकि आपने इसे छोड़ा है, इसे छोड़ा है, तो 2 3 3 3 बच गया, 2 3 एंड 3 3। अब लास्ट में आइए, लास्ट में है A13। अब A13 में क्या करना है, A13 में इसके साथ बची कॉलम और रो, इसे छोड़ देंगे, बचा 2 1 3 1 2 2 3 2। तो बेटा 2 1 3 1 एंड 2 2 3 2। अब बेटा ये देखिए, जो 3/3 का डिटरमिनेंट था वो हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है उसको, और उसे हमने कैसे तोड़ दिया, 2/2 में। बाकी अब ये ब्रेक करना आप जानते हैं, 2/2 को कैसे सॉल्व करना है। अच्छा सर, अगर हम R1 ना लेके R2 लेते तो क्या होता, और चलिए केस सेकंड देखते हैं। ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R2, कि सर जी अगर हम ये R2 लेते तब क्या करते हैं। अब जरा गौर से देखिए, R2 में, R2 का पहले एलिमेंट देखिए, R2 एलिमेंट है ये A21 A22 A22, मतलब कंप्लीट एलिमेंट R2 के हैं ये जो पूरा R2 है। तो देखिए हमने लिखा पहले A21, फिर हमने लिखा बेटा A22, फिर हमने लिखा A23, लिख लिया। अब आप देखेंगे इसमें कौन सा ऑड है। देखिए 2 1 2 1 3 ये ऑड है, और हमने क्या बताया, ऑड में क्या करना है, साइन चेंज। तो इसका साइन चेंज कर दीजिए, 2 2 इवन है, कुछ नहीं करना, तो यानी पॉजिटिव रहने दीजिए।
2 3 5, 2 3 5 का मतलब ऑड हो गया, इसका साइन चेंज कर दीजिए, इतना कर दिया। और अब क्या करना है इसके बाद भाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, मतलब इस एलिमेंट्स के साथ अटैच रो खत्म कर दीजिए, कॉलम खत्म कर दीजिए, जो बच गया उसे ले लीजिए। जब मैं इससे कैंसिल करता हूँ बेटा, इससे कैंसिल करता हूँ, बचा गया 1 2 3 2 1 3 3 3 3, ये आ गया A12 A32 A13 एंड A33। इसी तरह से बेटा 2 2 में आएंगे, इसके साथ जोड़ी रो खत्म कॉलम खत्म, 1 1 3 1 1 3 3 3, तो 1 1 3 1 1 3 3 3, क्लियर है। अब इसके बाद स्टूडेंट 2 3 पे आइए, 2 3 इसके साथ ये रो खत्म कॉलम खत्म, इसे भी कैंसिल कर दीजिए, इसे भी कैंसिल कर दीजिए, तो 1 1 3 1 1 1 3 1। अब देखिए जब आपने इसको कैंसिल कर दिया तो 1 2 3 2 बचेगा, 1 2 और 3 2, क्लियर है बात। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि हम किसी भी रो किसी भी कॉलम को ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल सेम यही प्रोसेस आप कॉलम के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस। अगर आप कॉलम के साथ लेते हैं तो आप C1 के साथ जा सकते हैं, C2 के साथ जा सकते हैं, C3 के साथ जा सकते हैं, रिजल्ट वही मिलेगा। बट आपको ये ध्यान रखना है साइन किस किस का चेंज होगा। तो एक बार हम इसे ना थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि साइन किस किस का चेंज करना है। देखिए जरा मैं इसको दोबारा से बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मान के चलिए डेल्टा ये है A11 A12 A13 21 22 23 31 32 एंड 33। देखिए स्टूडेंट, जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूँ उनको एक बार आप ढंग से देखेंगे, मैं इनको सर्कल क्यों कर रहा हूँ, वाई, क्यों मैंने इनको सर्कल किया है। इनको सर्कल इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे सब में I प्लस J का जो सम है वो ऑड है। देखिए 1 2 3 2 1 3 3 2 5 3 2 5, ये सब कैसे ऑड है। तो आप इन्हीं का साइन चेंज करेंगे, बाकी आप किसी का साइन चेंज नहीं करेंगे, चाहे आप रो से सॉल्व करें या आप कॉलम से सॉल्व करें। तो अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए, अगर आप R1 के साथ जाते हैं तो मिडिल का साइन चेंज होगा, आप R2 के साथ जाते हैं तो कॉर्नर के साइन चेंज होंगे, R3 के साथ जाते हैं तो फिर मिडिल का साइन चेंज होगा, आप C1 के साथ जाते हैं तो मिडिल का साइन चेंज होगा, C2 के साथ कॉर्नर का साइन चेंज होंगे और C3 के साथ मिडिल का साइन चेंज होगा। इस चीज़ को आपको याद रख लेना है बिल्कुल। क्यों होगा वो मैंने आपको बता ही दिया, क्यों होगा इसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। अब सुनिए स्टूडेंट, अब सर क्या हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं तो क्या आंसर सबसे सेम आएगा? हाँ जी, सभी से आंसर सेम आएगा। आप चाहे R1 के साथ जाएं या आप R2 के साथ जाएं, आप चाहे R3 के साथ जाएं या C1 C2 C किसी के भी साथ आप चले जाएं, आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा। तो ये आपके पे छोड़ देता हूँ कि आप इसको कैसे एक्सपेंड करना चाहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका 3/3 का स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट 3/3 का एग्जाम्पल ले रहे हैं अब हम। सपोज डेट मेरे पास एक डिटरमिनेंट दे रखा है मेरे को, और डिटरमिनेंट है बेटा 2 -3 1 1 2 4 -2 1 2। आपसे कहा गया है कि जी इसको आपको एक्सपेंड करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, जो इसकी जो सिंप्लीफाई वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। चलिए सबसे पहला केस हम ले रहे हैं कि इसका हम एक्सपेंड करते हैं अलोंग R1। अच्छा, एग्जाम के अंदर आपको ऐसा नहीं करना कि आपको R1 से भी दिखाना है और R2 से भी दिखाना है, नहीं जी, एग्जाम में आपको किसी भी तरीके से कर लेना, किसी भी एक तरीके से करना है। R1 R2 R3 अलग अलग नहीं करना। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आंसर सेम आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। देखिए अगर मैं ऐसा R1 से करता हूँ तो मैंने R1 में क्या बताया था, याद करो, R1 बताया था केवल बीच का साइन चेंज होगा जो मिडिल में है, बस इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। तो पहले हम लिखेंगे 2, देखिए 2 लिखा, ये कैंसिल ये कैंसिल है, 2 के साथ अटैच, रो खत्म कॉलम खत्म, जो बच गया 2 1 4 2। समझिए जब ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया तो ये तो बच गया 2 1 4 2। फिर बेटा मिडिल का साइन चेंज कर दो, -3 है तो +3 कर दो, अगर ये पॉजिटिव होता तो नेगेटिव कर देते, अब नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया, साइन चेंज कर दिया। अब इसके साथ जोड़ी रो कॉलम खत्म कर देंगे, तो 1 -2 4 2। इसके बाद बेटा ये +1, अब ये खत्म कर देंगे, इसे खत्म कर देंगे, तो 1 -2 और 2 1 1 -2 और 2 1। अब क्या क्या आ गया, देखिए सॉल्व करिए, 2 4 4 बीच में बेटा माइनस, देखिए 4 4 बीच में माइनस, +3 पहले मल्टीप्लाई 2, फिर बेटा ये आ गया माइनस का 8, लेकिन बीच में माइनस आता है तो साइन चेंज प्लस हो गया। अब ये चीज़ अब आपको समझ लेनी है, मैं साइन डायरेक्ट चेंज कर दूंगा, +1 बेटा ये 1 हो गया और -4 का क्या बन जाएगा +4।
तो अब देखिए क्या बनेगा। तो बेटा 0 को तो 0 आ गया, ये 10 3 ज़ा 30 आ गया, और बेटा ये 5 1 ज़ा 5। इसका मतलब ये सॉल्व करके कितना आ गया बेटा 35 आ गया। किसके अलोंग क्या कराया हमने, ये हमने कराया R1 के अलोंग। चलिए सर अगर हम इसको R2 के अलोंग करते तो क्या होता, मान के चलिए हम कर रहे हैं इसे R2 के अलोंग, तो बेटा R2 के अलोंग क्या आता, जरा देखिए आपके सामने है R2। अच्छा बताइए R2 में किसका साइन चेंज करते हैं हम, R2 में करते हैं कॉर्नर के, R2 में किसका साइन चेंज करते हैं कॉर्नर के। अब देखिए जरा कॉर्नर में क्या लिखा है, देखिए कॉर्नर में लिखा है 1, तो अब ये 1 क्योंकि R2 ये है, R2 ये रहा, तो बेटा 1 को कर दीजिए -1, 1 को क्या कर दीजिए -1, ये खत्म ये खत्म, -3 1 1 2, -3 1 1 2। समझ में आया कुछ, क्लियर है। अब क्योंकि R2 है तो बीच में तो कुछ साइन चेंज नहीं करना, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव छोड़ दीजिए +2, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, मतलब ये भी कैंसिल कर दो, खत्म कर दो, इसे भी खत्म कर दो। क्या बच गया बेटा 2 -2 1 2, 2 -2 1 2। फिर बेटा ये आ गया 4, 4 को क्या करना है हमें नेगेटिव कर देना है। क्यों, क्योंकि हमने बताया R2 में क्या करते हैं कॉर्नर के साइन चेंज करना है R2 में, तो -4 आ गया, -4 ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि 4 के साथ जुड़ी कॉलम खत्म और ये भी खत्म, तो 2 -2 -3 1, 2 -2 -3 और 1। अब हमें क्या करना है, अब केवल हमें इस बेटा सॉल्व कर देना है। करिए क्या देखिए, यह गया -1 माइनस का 6 और बेटा ये माइनस का 1, क्योंकि बीच में माइनस आता है इसलिए -1 कर दिया हमने, +2 4 और बेटा +2 हो गया, +2 समझ में आया क्योंकि बीच में माइनस आएगा, -2 होता तो +2 बन जाएगा, -4 2 और बेटा देखिए ये +6 हो गया, +6 लेकिन बीच में माइनस आएगा तो -6। अब -6 और -1 हो गया बेटा -7, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +7, 4 और 2 बेटा हो गया 6 2 ज़ा 12 और बेटा ये हो गया -4 को -4 मल्टीप्लाई करें तो +16। अब बताइए 7 और 12 19 और 19 16 बेटा 35। बात समझ में आ रही है। तो देखिए आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, चाहे हम R1 के साथ जाएं या हम R2 के साथ जाएं, आप चाहे R3 के साथ जाएं, आप चाहे C1 के साथ जाएं, आप चाहते तो बेटा इसे C1 से भी कर सकते थे। चलिए देखते हैं। और नंबर 3 अलोंग C1, अगर आप इसे C1 के अलोंग लेके जाते हो तो देखिए C1 में क्या है, C1 देखिए C1 है 2 -1 2 -2 और C1 में किसका साइन चेंज करना है, C1 में अभी हमें मिडिल का साइन चेंज करना है, तो बस आपको ध्यान रखना है। तो आप इस 2 को कुछ नहीं कहेंगे, इस -2 को कुछ नहीं कहेंगे, बस मिडिल का साइन चेंज कर देंगे यानी -1। देखिए आपने लिखा 2, इस 2 के साथ जोड़ी रो खत्म कर दीजिए, कॉलम खत्म कर दीजिए, 2 1 4 2, ये बेटा 2 1 4 2 आ गया। फिर मिडिल का साइन चेंज करना है, मिडिल का साइन चेंज करें तो -1 आ गया, रो खत्म कॉलम खत्म, -3 क्योंकि 1 के साथ जुड़ी रो कॉलम, -3 1 1 2 -3 1 1 2। अब बेटा थर्ड में भी साइन चेंज नहीं करना, तो नेगेटिव छोड़ दीजिए, साइन चेंज नहीं करने का मतलब जो जैसा है वैसे छोड़ दीजिए। ये भी कैंसिल -3 -3 2 1 4 -3 2 1 4। अब बताइए क्या बनेगा, ये 2 4 -4 -1 -6 -1 और ये बेटा माइनस का 2 -12 और -2। सॉल्व करते हैं, ये तो 0 आ गया बेटा, -7 और ये प्लस का 7 आ गया और 14 2 28 प्लस 28 7 35। तो आपने देखा कि हम चाहे किसी भी तरीके से कर लें 3/3 को, चाहे हम R1 R2 R3 C1 C2 C3 सभी तरीके से आंसर सेम आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर डिटरमिनेंट 4/4 का हो, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, तो अगर डिटरमिनेंट 4/4 का होता है तो उसके अंदर आपके पास क्या ऑप्शन है 4/4 को सॉल्व करने का। तो जैसे आपने 3/3 को पहले 2/2 में ब्रेक किया, फिर आपने सॉल्व किया, इसी तरह से 4/4 का डिटरमिनेंट पहले 3/3 में ब्रेक होता है, फिर 3/3 2/2 में ब्रेक होता है, फिर वो जाके सॉल्व होता है। या 4/4 को सॉल्व करने का वो तरीका है, वो होता है सारस डायग्राम, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम उसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे। चलिए, ये तो हो गया स्टूडेंट डिटरमिनेंट क्या है, 2/2 कैसे सॉल्व करना है, 3/3 कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं बेटा, इसके देखिए 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। देखिए एक क्वेश्चन है मेरे पास सॉल्व करने के लिए, देखिए
ये है आपका ये आपके एनसीईआरटी की बुक है। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे एक्सरसाइज 4.1 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक्स के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पे बेटा 2 क्वेश्चन है और यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, तो 2 पार्ट, मैं आपको एक पार्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप घर पे कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर देता हूँ सॉल्व। आपसे कहता है कि डिटरमिनेंट है x18 2x और ये इसके इक्वल है, और आपसे बोलता है आपको सॉल्व करना है वो भी x के लिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपसे कहा गया है कि x18 2 and x is equal to 6 18 2 and 6। कहता है फाइंड x। क्या फाइंड करना है आपको? आपको इसमें यहाँ पे x फाइंड करना है। अब आप x कैसे फाइंड करेंगे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36, 6 6 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू रूट 36 प्लस माइनस 6। हो गया इसमें सॉल्व, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बेटा। तो अभी तक हमने जो सीखा है यहाँ पर, अभी तक हमने सीखा है इसकी 4.1। अच्छा, इसमें क्या है स्टूडेंट, एक छोटी सी बात और है, वो मैं आपको बता दूं। वैसे तो आगे भी बतानी पड़ेगी मेरे को, बट मैं अभी बता देता हूँ। इसमें एक प्रॉपर्टी आती है, एक इसके अंदर रिजल्ट आता है। वो प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी क्या है। मान के चलिए आपसे एक, चलो इसे एक एग्जांपल से हम लेते हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी समझाएंगे। मान के चलिए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक 2x2 की मैट्रिक्स है, वो 3 2 1 एंड 2, ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है। और आपसे बोलता है कि आप फाइंड करके बताइए, एक तो फाइंड करिए आप डिटरमिनेंट ए, और एक फाइंड करिए आप थ्राइस ऑफ ए का डिटरमिनेंट। अब ढंग से देखना बेटा, ये पहले मैं आपको ये मैनुअली सॉल्व करा रहा हूँ, फिर मैं इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करवाऊंगा कि प्रॉपर्टी क्या कहती है। चलिए, अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरे पास डिटरमिनेंट ए अगर मुझे सॉल्व करना, तो नोटेशन चेंज कर देता मैं, 3 1 2 2, ये आता 6 माइनस 2 बन जाता 4। अब मुझे सॉल्व करना था थ्राइस ऑफ ए का डिटरमिनेंट, तो पहले थ्राइस ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो उस पूरी मैट्रिक्स को, तो 9 3 6 एंड 6, 9 6 ज़ा 54, 6 3 ज़ा 18। अभी आ गया बेटा 6 और 36, ही आ गया, इतना आ गया। अब ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब एक इसमें प्रॉपर्टी है बेटा, देखिए प्रॉपर्टी क्या है, एक नोट लिखवा दूं मैं आपको। मान के चलिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब मैंने अगर ऑर्डर n बोल दिया और स्क्वायर बोल दिया, तो ये n बाई n हो गया, ऑटोमेटिकली n बाई n हो गया। ऑर्डर तो n दे रखा है, तब k टाइम a का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है बेटा k रेज टू द पावर n इंटू में डिटरमिनेंट a। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये एक प्रॉपर्टी है ये, कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपको उस मैट्रिक्स का k टाइम करके डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो आपके पास क्या प्रॉपर्टी है कि k की पावर n इंटू में डिटरमिनेंट है। अब इसी चीज़ को बेटा अगर हम यहाँ पे उतार के देखें इसी चीज़ को, तो देखिए इसी चीज़ को अब हम इसी प्रीवियस एग्जाम्पल पे देखिए चलते हैं। तो प्रीवियस जो एग्जाम्पल था हमारे पास, इसमें ऑर्डर है 2, तो यहाँ पे n तो हो गया बेटा 2, n क्या हो गया 2, और डिटरमिनेंट a हमने सॉल्व किया था वो था 4, डिटरमिनेंट a था 4। और क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, थ्राइस ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ये हमें फाइंड करना है, तो इसका मतलब जो k की वैल्यू हो गई, k टाइम है वो 3 हो गई। ढंग से समझिए बिल्कुल, n 2 हो गया, डिटरमिनेंट a 4 हमने सॉल्व कर रखा है, थ्राइस ऑफ a का डिटरमिनेंट का मतलब k की वैल्यू 3 हो गई। तो रिजल्ट ये कहता है कि k टाइम a का डिटरमिनेंट होता है k की पावर n टू में डिटरमिनेंट a। तो इसका मतलब अगर मैं थ्राइस ऑफ a का डिटरमिनेंट निकालूंगा, तो ये बनेगा ये k की पावर n, मतलब 3 की पावर n हो गया 2 इंटू में डिटरमिनेंट a 4, तो बेटा ये होगा 9 4 ज़ा 36। क्लियर हो गया? अच्छा स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन है ना एग्जाम के अंदर 1 मार्क में काफ़ी बार पूछे गए, बहुत बार। और वो कैसे पूछे जाते हैं देखिए जरा, उसको मैं बता दूँ किस तरीके से पूछे जाते हैं।
ये तो आपको समझ में आया। चलिए एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ किस तरह पूछा होता है। आपसे कहा जाता है, सपोज दैट कहता है इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3 and determinant A is equal to 5, then find twice of A determinant। अब देखिए अभी यहाँ पर समझिए क्या क्वेश्चन बोला गया। सबसे पहले बोल दिया कि A स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। ऑर्डर का मतलब इस बार आपको n की वैल्यू दे दी और n तो हो गया 3, साथ में बेटा डिटरमिनेंट ए भी दे दिया जो कि 5 दे दिया। और आपसे कहता है ट्वाइस ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, यानी जो के टाइम के की वैल्यू 2 हो गई, यानी के टाइम ए का डिटरमिनेंट निकाला तो के 2 हो गया। अब मेरे पास रिजल्ट क्या है, मेरे पास रिजल्ट है कि के टाइम ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है के की पावर एन इंटू में डिटरमिनेंट ए। ये तो होता है। रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, करेंगे बेटा ट्वाइस ऑफ ए, के की जगह 2 लगा देंगे, के की जगह 2 और यहाँ पे 3 और डिटरमिनेंट की वैल्यू 5, तो बेटा 8 दिया गया इंटू 5, 8 5 से 40। समझ में आ रही बात। इस तरह के क्वेश्चन बेटा कई बार पूछे गए एग्जाम के अंदर। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे कहा गया है, कहता है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अच्छा बेटा मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, समझ जाना आप, क्योंकि कई क्वेश्चन ऊपर भी लिख दिया है मैंने इसके स्क्वायर मैट्रिक्स से। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 and determinant A is equal to -3, then find 4 टाइम A determinant। ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिखिए ऑर्डर क्या है, n2 हो गया, डिटरमिनेंट A बेटा -3 हो गया, कांस्टेंट की वैल्यू 4 हो गई। फार्मूला तो हम जानते हैं, फार्मूला मेरे पास है कि कांस्टेंट A का डिटरमिनेंट निकलता है कांस्टेंट की पावर n इंटू में डिटरमिनेंट A। तो ये बन जाएगा बेटा, कांस्टेंट था 4, तो 4 टाइम ए का जो डिटरमिनेंट आने वाला है वो है 4 की पावर n यानी 2 और डिटरमिनेंट ए -3, 16 इंटू -3 -48। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक में तो आपको अब तक कोई दिक्कत आएगी नहीं, इजी टॉपिक था ये डिटरमिनेंट का। तो स्टूडेंट्स ये आज की हमारी क्लास थी। आज की क्लास हम यही रोकते हैं और आपका जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, होमवर्क ये है कि आपको 4.1 विद ऑल एग्जाम्पल्स कंप्लीट करने हैं। 4.1 फिनिश करनी है सभी एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। जो भी वैसे तो डाउट्स आएंगे ही नहीं, अगर कोई डाउट्स आएगा उसे हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। डाउट आएगा वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसकी वीडियो पहले बना के दे दूंगा आपको। तो होमवर्क भी मिल गया आपको, क्लास भी हमारी फिनिश हो गई। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने डिटरमिनेंट सीख लिया, डिटरमिनेंट कहते किसको हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट का यूज़ करते हुए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं या किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। तो आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, पूरी सपोर्ट देने के लिए हम आपके लिए बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लास खत्म करते हैं, बाय।